हाय बच्चों। तो सीबीएसई का 2024-25 का सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू कर दिया है। और उस पेपर को देखने के बाद बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में थे कि सर ये पेपर कैसा बना है। और सच मायने में मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल में लेवल धीरे धीरे इंप्रूव ही कर रहा है। मतलब सीबीएसई का लेवल भी काफी टफ होता जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही हार जाओ। इसको क्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपके पास पेपर होना चाहिए बच्चों। मैं आज इस सैंपल पेपर का सोल्यूशन लेके नहीं आया हूं, बट मैं अगली वीडियो में इसका एक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन लेके आने वाला हूं। लेकिन आज मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो सीबीएसई ने इशू किया उसका एक ब्रेकडाउन देने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का है और कौन से टॉपिक में से है। मैंने एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है और उसको एक टेबल के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूं। बट हाँ, सबसे पहले आप ये देख लो, ये पेपर है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड बच्चों को लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी थ्योरी भी है। हाँ, न्यूमेरिकल है, बट जो थ्योरी भी है वो डायरेक्टली नहीं पूछी गई है। कुछ डेरिवेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आई हैं। टेक्निकली बोलो तो शायद 6 5 11 नंबर की सीधे सीधे डेरिवेशन आई नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज आई हुई हैं। तो लेट्स टॉक वन बाय वन, और मैं चैप्टर वाइज इसका आप लोगों को ब्रेकडाउन दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में अगर आप देखो बच्चों तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू का आया है पहला, जो कि ट्रिकी है। वो इजी सच में नहीं है, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, बट उसी के साथ 3 नंबर की डेरिवेशन वहां पे दी है जो गॉस लॉ पे बेस्ड है। अगर आपको याद हो, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे लैम्डा बाय 2π0r, वही वाली है। या फिर उसके ऑप्शन में एक और आपको डेरिवेशन दे रखी है जो कि शीट वाली डेरिवेशन है, कि एक शीट है और शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो डेरिवेशन दे रखी है। तो ये यानी कि इस चैप्टर में से रियायत ये है कि जो थ्योरी है, मतलब जो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो इजी आने वाला है। न्यूमेरिकल तो भाई ट्रिकी ही है। दूसरा अगेन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 4 नंबर का ही है, अगेन एमसीक्यू ट्रिकी है। लेकिन जो डेरिवेशन है देखो, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, एंड दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डेरिवेशन इज विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। दैट इज अ प्योर थ्योरी। वो नहीं था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी, क्या क्या चेंजेस होंगे, उसी पे बेस्ड है। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 3 7 नंबर का, ये वही वेटेज जो सीबीएसई ने दे रखी है, लेकिन 7 नंबर में यहां पे 2 एमसीक्यू आए हुए हैं और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर की थ्योरी और 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, जिसमें से 2 ऑप्शंस में दे रखा है। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिकॉज 5 वाले क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें ओम्स लॉ है, और उसके बाद ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशन। याद होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है और वो कब वैलिड नहीं होता। जैसे कि याद होगा V इज टू प्रोपोर्शनल टू I, या फिर आपको याद होगा कि जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो साइन ऑफ पोटेंशियल पे डिपेंड कैसे करती है, और वो यूनिक नहीं होता। एनसीईआरटी में है, पूरा एक टॉपिक लगा रखा है। अगर आप एनसीईआरटी खोल को देखोगे, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ वो है, हमारी बुकलेट्स पैकेजेस में भी है। और उसके साथ में ही एनसीईआरटी का एक टॉपिक और है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। उसी का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो आया हुआ है। या फिर उसके साथ किरचॉफ से व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन, अगर आपको याद हो तो, आपको याद होगा किरचॉफ किया था, किरचॉफ की हेल्प से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन आया हुआ है वहां पे, और उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, और वो भी बड़ा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला टाइप है, तो वो किया जा सकता है। तो यानी कि 7 नंबर का ये जो चैप्टर है ना, मुझे लगा एमसीक्यू डिफिकल्ट नहीं आया इसके अंदर है। ओम्स लॉ की लिमिटेशन और व्हीटस्टोन ब्रिज आया, तो यानी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आया। यानी कि ये जो चैप्टर है इजी जाने वाला है। मतलब अगर शुरू से देखो ना, तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की बात करो तो 3 नंबर के तो 2 डेरिवेशंस आएंगे, तो 6 नंबर वो 2 नंबर ट्रिकी हैं। यानी आपको सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी पड़ेगी एमसीक्यू में वो यहां पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को जो पूरे पेपर में एनालिसिस देखा, इनमें से 2 चैप्टर के एमसीक्यू सच में डिफिकल्ट बने हुए हैं। बट हाँ, डेरिवेशन इजी है तो रियायत मिल गई। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्टोकरेंट के साथ खेला सा कर दिया उन लोगों ने, 11 नंबर का मैग्नेटिक इफेक्टोकरेंट दे दिया है, और जबकि मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो इसके साथ वाला था, इसमें से कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। वैसे सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं होता, सैंपल में कई बार ऐसा हो जाता, बट डजंट मीन कि मैग्नेटिज्म आएगा ही नहीं। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बट इसमें मैग्नेटिक इफेक्टोकरेंट में क्या क्या आया है, एक एक नंबर के 2, एक एमसीक्यू और एक असर्शन रीजन आया है। मैंने भी उसमें भी डिवाइड कर दिया है। जो एमसीक्यू अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे जो आया है एमसीक्यू आया है एम्पियर सर्किट लॉ पे। एनसीईआरटी का ना एक न्यूमेरिकल है, अगर आपको याद होगा कि एक वायर में से करंट पास कर रहा है, तो a/2 सरफेस से ऊपर और a/2 सरफेस के अंदर
एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। और फिर जो असर्शन रीजन है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी पे। दूसरा, इसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन आया है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर का है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बोलूंगा हाँ दिस इज अ बिट ट्रिकी, बट ये न्यूमेरिकल ही है। तीसरा, ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड टू चार्ज, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब हाँ भाई ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको जान लगानी पड़ेगी। लेकिन जो लास्ट वाला जो 4 नंबर का केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन इसमें डाला है वो भैया बहुत आसान है। केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन जो है वो चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन था ना, कि रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन में क्यू बी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm अपॉन में क्यू बी, वो सारे एमसीक्यू बनाए हुए हैं, मतलब केस बेस्ड स्टडी वाले में। तो यानी मैं इस चैप्टर को टेक्निकली देखूं तो इसका एमसीक्यू बहुत इजी आया हुआ है, बट इसका 2 नंबर का और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया हुआ है। जैसे मैंने बताया मैग्नेटिज्म मैटर में से तो न्यूमेरिकल आया ही नहीं, फाइनली ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हाँ। अब अगली बात करते हैं ईएमआई और एसी की, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 की। इनमें से क्या आया है, देखो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो 2 एमसीक्यू डाले हैं जो कि एलसीआर पे बेस्ड हैं। उसके बाद एक 5 नंबर का क्वेश्चन डाला है जिसमें से एक क्वेश्चन डाल दिया एसी जनरेटर प्योर थ्योरी, मतलब ये भैया डेरिवेशन ना बोलो थ्योरी बोलो एक ही बात होती है, प्योर थ्योरी प्लस ट्रांसफार्मर प्योर थ्योरी। अब है क्या, एनसीईआरटी में ना एसी जनरेटर है ईएमआई में और ट्रांसफार्मर है एसी के चैप्टर में, तो यानी कि ये दोनों चैप्टर मिला मुलो के 7 नंबर के दे दिए उन्होंने। मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि ईएमआई में से कुछ आया ही नहीं है। कई टीचर बोल रहे हैं कि ईएमआई से कुछ पूछा नहीं, ईएमआई में से पूछा है, बिकॉज एनसीईआरटी के हिसाब से जो एसी जनरेटर है वो ईएमआई का चैप्टर है, ईएमआई का चैप्टर है वो, है ना। तो इसमें से मानो मतलब इन्होंने खेल क्या कर दिया कि 5 नंबर के क्वेश्चन में एक ऑप्शन डाल दिया एसी जनरेटर का और एक ऑप्शन डाल दिया ट्रांसफार्मर का, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई, मतलब वेटेज कंबाइनली देखो तो 7 नंबर की पूछी है तो बात खत्म हो जाती है ना। ईएमएफ की बात करते हो 2 नंबर का डाला है, वैसे 3 नंबर के आने की उम्मीद है। लेकिन हाँ भाई साहब, इसमें मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं, मैं आप सबको बोल रहा हूं, इसमें ना मैंने YouTube पे 2 लेक्चर डाल रखे हैं, उनमें से पहला जो चैप्टर है, पहला जो मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है ईएम वेव्स का, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा है, वो है मैक्सवेल्स के इक्वेशंस पे, डिस्प्लेसमेंट करंट पे, और दूसरा है ईएम वेव्स के ऊपर, यानी ईएम वेव्स के सारे प्रोडक्शन कैसे, डिटेक्शन कैसे, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या, यूजेस क्या, और दोनों में से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आपने सच में ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब 2 नंबर आपके बर्बाद होंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं, अगर आप वो 2 वीडियो देख लोगे, उसके साथ मैंने बुकलेट भी डाल रखी है वहां पे, उसकी पूरी पीडीएफ मैंने वहां पे डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो देख लोगे तो आपको वो चैप्टर में से मार्क्स कट ही नहीं सकते। वैसे यहां पे जो सैंपल पेपर में है ईएम वेव्स के 2 क्वेश्चंस आए हैं, एक एमसीक्यू आया है विच इज बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट, और एक आया हुआ है मैच द फॉलोइंग जिसके अंदर प्रोडक्शन डिटेक्शन है। जैसे वो याद है ना कि मैग्नेटॉन वॉल्व, क्रिस्टॉन वॉल्व किसकी हेल्प से क्या कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, तो आंसर है माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। कि भैया इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करनी है वो कैसे करनी है, एक्सरे प्रोड्यूस करनी है वो कैसे करनी है, तो उन सबके प्रोडक्शन डिटेक्शन टेक्निक का टेबल एनसीईआरटी में बना हुआ है, मेरी बुकलेट में भी है और मेरे यूट्यूब के लेक्चर में भी है, आप वहां से करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। खैर ईएमएफ में से 2 नंबर का। नाउ रे ऑप्टिक्स के लिए तो भाई साहब वाजिब हो गई, रे ऑप्टिक्स पूछा गया है यहाँ पे 13 नंबर का, और वेव ऑप्टिक्स पूछा गया है यहाँ पे 16 नंबर का, 3 नंबर का, यानी टोटल ऑप्टिक्स हो गया 16 नंबर का, जबकि 14 नंबर का आना चाहिए था। बट एक्चुअली ना ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर बोला ऑप्टिक्स 14 नंबर का तो 14 ही देगा, वो 15-16 वो क्यूमुलेटिव सा होता है, वो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 1 नंबर यहां से कहीं से चुरा लिया, 1 नंबर कहीं ऊपर से कहीं से उठा लिया, जैसे मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नहीं डाला, वो यहां से उसका 1 नंबर उठा लिया, तो 16 नंबर का ऑप्टिक्स यहां पे दे रखा है। मैं ऑप्टिक्स को ब्रेक डाउन कर देता हूं। ऑप्टिक्स में पहले जो 2 क्वेश्चन है एमसीक्यू न्यूमेरिकल है, एक है थ्योरी। थ्योरी जो है वो ना एक कॉन्सेप्ट है कि कॉम्पैक्ट डिस्क घूमती है तो कलर नजर आता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, एक टेलीस्कोप का, ये थ्योरी है, टोटल थ्योरी भाई साहब, मतलब कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, टोटल थ्योरी। और उसके बाद एक प्रिज्म है, वो भी न्यूमेरिकल है, वो भी एनसीईआरटी टाइप है, उसमें कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, यानी कि आपका ऑप्टिक्स भी बड़ा सेफ चलने वाला है। और उसके बाद भाई 5 नंबर का न्यूमेरिकल, भाई साहब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में रे ऑप्टिक्स का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, और अगर आप उसको ब्रेक डाउन करके देखोगे बेटा तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के एग्जांपल के बाहर क्वेश्चन है ही नहीं। यहां से मैं एक बात सब बच्चों को बोलना चाहता हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट है सारा, उसको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल आएगा ऑप्टिक्स का, बाकी चैप्टर का मैं नहीं बोल रहा, बट एनसीईआरटी में डेफिनेटली लिख के गाड़ के बोल सकता हूं कि भाई ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। अगली बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में जो है पहला क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू बेस्ड, बिल्कुल सिंपल लड्डू एकदम ऐसा सवाल ना, वो आया हुआ है डिफ्रैक्शन पे बेस्ड, बिल्कुल लड्डू सवाल, और एक न्यूमेरिकल आया हुआ है वाईडीएससी पे, और ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपकी बुकलेट्स का ही है जो हम पैकेजेस देते हैं उन्हीं में से है, और आपके सैंपल पेपर में से मिल जाएगा भाई साहब। मतलब ये 1 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, और बिना मतलब फ्री का नंबर है। यानी अगर आप ओवरऑल ऑप्टिक्स की बात करो तो
यहां थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, बाकी देखो ये पूरी थ्योरी, या न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल और ये बेसिक थ्योरी। और ये जो न्यूमेरिकल है ना बेटा, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहे, ये न्यूमेरिकल सब एनसीईआरटी से, क्लास नोट से, या फिर मैं आखिरी में जब एमईक्यू डालता हूं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी पढ़े होंगे आप, एमईक्यू निकालो, एमईक्यू आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको एक सारे क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 इनके डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया असर्शन रीजन का, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे है। दूसरा जो क्वेश्चन आया 2 नंबर का, वो बेसिक न्यूमेरिकल है, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल, वो 5 और लैम्डा नॉट पे। और 4 नंबर का केस बेस्ड स्टडी का है फोटोलिटिक इफेक्ट पे, जो कि बिल्कुल लड्डू सवाल है भाई साहब, इतना इजी सवाल पूछा हुआ है। यानी आपका ये 7 नंबर डुअल का, ये भी शॉर्ट है। थोड़ा असर्शन रीजन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है आप लोगों को, अदरवाइज बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल इजी सा लग रहा है। चैप्टर नंबर 12 यानी कि एटम्स, 2 नंबर का है, सॉरी ये 2 नंबर का है, और 2 नंबर का है। एक एमसीक्यू आया हुआ है इसके अंदर और एक असर्शन एंड रीजन आया हुआ है। उसके अलावा जो असर्शन रीजन है बेटा यहाँ पे, वो एमिशन स्पेक्ट्रा पे है, वो है ना लाइमन बार्नूल पार्शन ब्रैकेट प्रेफरेंट, वो उसी सीरीज पे आया हुआ है। उसके बाद न्यूक्लियर की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर आया हुआ है बेटा 4 नंबर का, जिसमें से एक नंबर के असर्शन रीजन है और एक यहाँ पे एमसीक्यू भी है बेटा, एमसीक्यू भी है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का बाइंडिंग एनर्जी कर्व का, ये भी थ्योरी है बेटा, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्या है, पूरा थ्योरी है। और जो सबसे बड़ा रिलीफ है वो ये है चैप्टर नंबर 14, जो कि है 7 नंबर का। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 14 में एक क्वेश्चन एमसीक्यू आया हुआ है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया हुआ है जो कि रेक्टिफायर पे बेस्ड है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया हुआ है जो डायोड पे बेस्ड है, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। बात समझ में आती है? इसमें ना ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने पेपर को एनालिसिस करके बताया। इस पूरे पेपर में ना कहीं 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कि एनालिसिस में कहीं रह भी जाए। जैसे एक ना क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब ये क्वेश्चन ना बोर्स पॉस्टुलेट पे बेस्ड है, बट एक्चुअली क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे तो पता लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स और डायमेंशनल भी लगाना पड़ेगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स सा क्वेश्चन है, मतलब ये कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन है, इसलिए किसी को कैटेगराइज में नहीं डाल सकता, ये किस कैटेगरी में मैं डाल रहा हूं। लेकिन हाँ वेटेज ऊपर नीचे 1-2 नंबर की हो सकती है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बेस्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, कुछ चैप्टर को मिला के, कुछ कॉन्सेप्ट को मिला के। बट ओवरऑल यही है बेटा कि बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, और बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं है। यानी कि बहुत ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अभी यहां से अगर हम लोग देखें तो आपके पास अभी अक्टूबर पूरा पड़ा है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। अगर आप जेई मेन का पेपर के लिए आप एम कर रहे हो, जो कि हर बच्चा मेरे ख्याल से जनवरी अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो अगर आप ऑन एन एवरेज अगर यहां से देखें तो आपके पास 3 महीने हैं जिसमें आप सीबीएसई को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, जबकि आप जेई मेन की भी तैयारी कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। और अगर आप सिर्फ सीबीएसई और सीयूटी को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास जो अगले 5 महीने हैं, आप इसमें से मैक्सिमम अगर इसको एनालाइज करके देखो तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पढ़ना। जैसे मैं देखता हूँ कई बार आप लोग 1 शॉट पे बड़ा रिलाई करते हो, तो 1 शॉट जैसे ठीक है, 1 शॉट अच्छी चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत टीचर अच्छे हैं जो यूट्यूब पे 1 शॉट पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन 1 शॉट सिर्फ आप देख लेना, ऐसा मत पढ़ना जो एक्सप्लेनेटरी कम हो, जिसमें पता चला ये हमारा जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, जैसे कि ये 4-4 नंबर के चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पता चला वो 1-1 घंटे में करा रहे हैं। ऐसे 1 शॉट मत पढ़ना, डिटेल 1 शॉट पढ़ना। और आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो ऑफ कोर्स हेल्प बी देयर, और मैं एक नई प्रयास सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ, अपना प्रयास 2.0, जिसमें हम लोग 1 शॉट ही पढ़ाएंगे, बट हम डिटेल पढ़ाएंगे। हमारा एक चैप्टर का जो हमारा जो क्लासेस होगा 1 शॉट का, वो 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस होंगी उसमें, जैसे कि चैप्टर 1 की 3-3, 4-4 क्लासेस होने वाली हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट मैं अगली वीडियो में आपको इस पूरे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वरना वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा वीडियो लेके, जिसमें मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।